दोस्तों सोचिए, एक दिन आपका फोन बंद हो जाए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब गायब, और ऊपर से सरकार की करप्शन और नेपोटिज्म की बातें हर तरफ। अब सोचिए अगर ये सिर्फ शुरुआत हो और ये गुस्सा सड़कों पर उतर आए, गोलियों की बारिश हो, 19 जाने ले ले और देश का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे। यह कोई फिल्म कहानी नहीं है, यह है नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट की सच्ची घटना, जो 8 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर खून से लाल हो गई। रीयूटर्स और अल जजीरा जैसे न्यूज चैनल्स के मुताबिक ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ, लेकिन अंदर से करप्शन के गहरे जख्म थे। आज हम इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे, शांति से शुरू होकर हत्याओं तक पहुंची। क्या ये जेनजी की आवाज थी या सरकार की जुल्म की मिसाल? वीडियो के अंत तक रुके रहिए, क्योंकि ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। वेलकम टू सृजित नायर शो। पहले समझिए बैकग्राउंड को। सिंपल वर्ड्स में, नेपाल एक छोटा सा देश हिमालय के पास, जहां 30 मिलियन लोग रहते हैं। इनमें से 90% इंटरनेट यूज करते हैं, खासकर जेनजी, मतलब 18 से 25 साल के नौजवान। यह लोग सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन 4 सितंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर दिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, सब। क्यों? सरकार का कहना था फेक न्यूज, हेट स्पीच और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करना था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ, लेकिन वो नहीं हुए तो बैन लग गया। लेकिन ये बैन सिर्फ एक बहाना था, असली गुस्सा था करप्शन पर। On 8 September, thousands took to the streets, students, freelancers, tech workers marching across cities. But things spiraled fast. Security forces opened fire. At least 18 to 20 people were killed and over 250 injured. Tear gas and baton charges followed, only fueling public anger. Late Monday night, the Oli cabinet scrambled to defuse the crisis. बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल में करप्शन हर तरफ है। पॉलिटिशियंस के बच्चे, जिन्हें लोग नेपो किड्स कहते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। टिकटॉक पर उनकी वीडियोस वायरल होती हैं, जहां वो एक्सपेंसिव कार्स, पार्टीज दिखाते हैं। लेकिन कॉमन लोग, अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज्यादा, पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1300 ईयरली। जेनजी को लगता था सरकार उनका फ्यूचर चुरा रही है। जॉब्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं, सिर्फ नेपोटिज्म और क्रॉनी कैपिटलिज्म। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा यह प्रोटेस्ट सरकार के ब्यूरो के नतीजे थे। डीप करप्शन, नेपोटिज्म और पुअर गवर्नेंस। यह सब देखकर जेनजी ने डिसाइड किया आवाज उठाएंगे। सोशल मीडिया बंद था, लेकिन वो वीपीएन यूज करके मोबिलाइज हुए। 8 सितंबर को हजारों स्टूडेंट्स और नौजवान स्कूल यूनिफॉर्म्स में माटीघर मंडाला से मार्च शुरू किए। उनका मकसद था पार्लियामेंट पहुंचना, करप्शन के खिलाफ प्लेकार्ड्स लेके इनफ इज इनफ, एंड टू करप्शन, यूथ अगेंस्ट नेपोटिज्म। पीसफुल था शुरुआत में, वो चाह रहे थे सरकार से बात, बैन उठाओ, करप्शन खत्म करो, लेकिन पुलिस ने उन्हें रेस्ट्रिक्टेड जोन में जाने नहीं दिया। Nepal's youth are making it clear. This isn't just about apps being blocked. It's about digital freedom, political accountability, and a generation that refuses to be silent. अब आता है इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, जहां शांति खून में बदल गई। जैसे ही प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के पास पहुंचे, पुलिस ने रोक दिया। पानी के कैनन्स चली, टीयर गैस के शेल्स फोड़े गए, लेकिन जेनजी नहीं रुके। वो अंदर घुस गए पार्लियामेंट बिल्डिंग में, सिक्योरिटी बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर लिया। अब पुलिस का गुस्सा फूटा, रबर बुलेट्स, फिर लाइव एम्यूनिशन। एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया के आई विटनेसेस अकाउंट्स के मुताबिक स्कूल स्टूडेंट्स भी मारे गए। एक बच्चे को सर में गोली लगी और लोग उसको मोटरसाइकिल पर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। काठमांडू की सड़कें खून से भीग गई। 19 लोग मारे गए, ज्यादातर नौजवान, कुछ स्कूल बच्चे। 300 से ज्यादा इंजर्ड, हॉस्पिटल्स में भीड़। इताहरी शहर में भी 2 लोग मारे गए कर्फ्यू के बाद प्रोटेस्ट करते हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा ये अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स था। लीथल वेपन्स पीसफुल प्रोटेस्ट पर। पुलिस ने गोलियां चलाई बिना वार्निंग के, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। एक आई विटनेस सबाना ने बीसीसी को बताया ये सिर्फ बैन नहीं, करप्शन रोकने के लिए था। हम अपना देश वापस चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स ने गुस्से में केपी शर्मा ओली के घर में आग लगा दी, नेपाली कांग्रेस ऑफिस जलाया, कर्फ्यू लगा दिया, नेपाल आर्मी डिप्लॉय की गई। यह था नेपाल का सबसे वॉयलेंट दिन डिकेड्स में। Every corruption in the country, from the local level to federal level, all the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that, we need a new youth, new power, and new politicians who are well educated to move the country forward. Also, the recent happenings of social media ban by the government, extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us.
just like a dictator. जेंजी की आवाज पर जुल्म, हत्याओं का सिलसिला। यह क्राइम स्टोरी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस थी। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार सरकार को नॉन वायलेंट मीन्स यूज करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने फोर्स का सहारा लिया। 19 जाने गई, फैमिलीज बर्बाद हो गई। प्रोटेस्टर्स ने कहा हम नॉन वायलेंट थे, लेकिन सरकार ने हमें किलर बना दिया। इन सब के बाद क्या हुआ? प्रोटेस्ट की ताकत से सरकार झुक गई। होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। फिर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को अपना इस्तीफा डाल दिया। सोशल मीडिया बैन उठा लिया गया। मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुग ने कहा जेंजी की डिमांड को एड्रेस करने के लिए कर्फ्यू अभी भी कुछ जगह पर है, लेकिन प्रोटेस्ट शांत हो गए। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने प्रोटेस्टर से बात करने की कोशिश की। अल जजीरा के मुताबिक यह जेंजी रिवॉल्यूशन था। यूथ ने देश बदलने की हिम्मत दिखाई, लेकिन ये खुशी नहीं, दुख की कहानी है। 19 जाने वापस नहीं आएंगी। ये बताता है कि करप्शन और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए। नेपाल के जेंजी ने सिखा दिया सोशल मीडिया सिर्फ टूल है, असली ताकत है लोगों की यूनिटी। अब सवाल यह है, क्या नया गवर्नमेंट बदलाव लाएगा या ये साइकिल चलेगा? हम सबको सोचना चाहिए, अपने देश में भी ऐसे आवाज सुननी चाहिए।